हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, आरपीएससी और बीपीएससी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको देखते हैं थोड़ा। और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से पिछला वीडियो रुक गया था, तो क्वेश्चन नंबर 7 से फिर देखते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज़ वोन द नोबेल प्राइज। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने नोबेल प्राइज नहीं जीता है। तो टी.एस. इलियट ने 1948 में, विलियम फॉकनर ने 1949 में, और अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो अमेरिकन राइटर हैं इनको 1953 में मिला। लेकिन मुल्क राज आनंद could not win the Nobel Prize. Next question, John Keats died at the age of, so everybody knows that John Keats died at the age of 22. Next देखते हैं, who among the following writers was a university professor of English. इनमें से एक राइटर ऐसा है जो इंग्लिश का प्रोफेसर रहा है। क्या वो कमला दास थी, या मुल्कराज आनंद थे, या निज़िम इज़किल थे, या नानावदीज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निज़िम इज़किल। नेक्स्ट, डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज। टेल ऑफ टू सिटीज जो है ये 1859 में आया था। तो इसमें दो शहर कौन से हैं? क्या बर्लिन और लंदन है, या पेरिस एंड वियना है, या बर्लिन एंड पेरिस है, या पेरिस एंड लंदन है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेरिस एंड लंदन। नेक्स्ट देखते हैं, टी.एस. इलियट माइग्रेटेड टू इंग्लैंड। टी.एस. इलियट इंग्लैंड गए थे, कहाँ से? यूएस से, या फ्रांस से, या जर्मनी से, या कनाडा से। तो यू ऑल नो दैट टी.एस. इलियट बाय बर्थ एन अमेरिकन, सो ही वेंट फ्रॉम अमेरिका मीन्स यूएसए टू इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोटस ईटर वाज कंपोज्ड बाय। लोटस ईटर किसने कंपोज किया? क्या पी.बी. शेली ने, या लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने, या मैथ्यू आर्नोल्ड ने, या थॉमस हार्डी ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, जिनका जन्म 1809 के आसपास होता है और 92 तक इनका जीवन काल रहा। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद 1850 में ये पोइट लॉरियट बनते हैं, और सबसे लंबे समय तक पोइट लॉरियट रहने का रिकॉर्ड लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के नाम ही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ पोएम वाज रिटन बाय कमला दास। कमला दास ने इसमें से कौन सा पोइट्री कलेक्शन लिखा है? समर इन कलकत्ता, गीतांजलि, लीव्स ऑफ ग्रॉस, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। तो ये भी नहीं है लीव्स ऑफ ग्रॉस, ये तो वॉट विटमन का है, वॉट विटमन। और गीतांजलि टैगोर साहब का है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आइए इसको देखते हैं, which part of United States has been written in Faulkner fiction। विलियम फॉकनर, जिनको 1949 में नोबेल प्राइज मिला था, इन्होंने अमेरिका के किस हिस्से को अपने उपन्यास का केंद्र बिंदु बनाया? तो नॉर्दर्न, जी नहीं, ईस्टर्न, बिल्कुल नहीं, वेस्टर्न, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर बी, साउथर्न। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ड्रामा विच टी.एस. इलियट डिड नॉट राइट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, डिड नॉट राइट की बात हो रही है। तो कॉकटेल, फैमिली रियूनियन, मर्डर इन कैथेड्रल,
ये तीनों किसके हैं? टी.एस. इलियट के हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इट वॉज नॉट रिटन बाई टी.एस. इलियट। What the thunder said is a section of poem। 4 क्वार्टेट का हिस्सा है, या लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक का हिस्सा है, या जेरोनसन का हिस्सा है, या वेस्टलैंड? तो करेक्ट आंसर है वेस्टलैंड, पब्लिश्ड इन 1922, हैज 5 पार्ट्स और डेडिकेटेड टू इजरा पाउंड। इजरा पाउंड। नेक्स्ट, नेम of the protagonist of the Mayor of Casterbridge। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज कब आया? 1886। इसका जो प्रोटागोनिस्ट है, क्या न्यूसन है, या क्लेम इब्राइट है, या एरिक डर्बर विल्स है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, माइकल हिंचार्ड। नेक्स्ट, to strive, seek, find and not to yield occurs in the poem Lotus Eaters? नहीं। Tears Idle Tears? जी नहीं। Change of Light Brigade? Charge of Light Brigade? जी नहीं। करेक्ट आंसर है यूलिसिस। 1842 में आई। In which category will you place Arnold as a critic? Romantic, Marxist, Aesthetic, Classicist? इनको किस प्रकार का आप क्रिटिक मानेंगे? किस प्रकार का क्रिटिक इनको आप मान सकते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ये एक क्लासिस्ट हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड ... अ फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टाम्प। तो हैज, या हैव, या डू हैव, या नन हैव? तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों में से एक, मेरे मित्रों में से एक। तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हुआ? एक वचन हुआ। तो एक वचन के साथ हैव नहीं लगेगा, यहाँ पर भी ये भी नहीं लगेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हैज। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज अ फाइन कलेक्शन। नेक्स्ट, 10 pounds ... money, fill in the blanks by choosing the right answer। 10 pounds are a lot of, या is a lot of, या is a lot of, या none of these? What might be correct answer? So dear friends, correct answer is option number C, 10 pounds is a lot of, is a lot of money। इसके बाद देखते हैं शेक्सपियर्स सोनेट आर इन द फॉलोइंग फ्रॉम। शेक्सपियर के जो सोनेट हैं, टोटल सोनेट इन्होंने कितने लिखा? 154। और इनके जो सोनेट का फॉर्म है 3 क्वार्ट्रेंस, अ कपलेट, एन ऑक्टेव, सेस्टेट। नहीं, ये तो इटालियन का है, और ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द नेम ऑफ अल्फ्रेड टेनिसन फेमस इलेजी। अल्फ्रेड टेनिसन की जो फेमस इलेजी है उसका नाम क्या है? लिसिडास, एडोनिस, इलेजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, या मेमोरियम? तो लिसिदास किसका है? ये है जॉन मिल्टन का। एडोनिस ये किसका है? ये है पीबी शेली का।
इलेजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे का है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन मेमोरियम 1850। ब्रेक 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 वॉज रिटेन ऑन द डेस्क ऑफ, ब्रेक 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 कब आई? 1842 में आई थी। डोंट फॉरगेट इट। तो ये किसके निधन पर आई? जॉन कीट्स के? जी नहीं। विलियम वर्ड्सवर्थ के? जी नहीं। लाई हैंड? बिल्कुल नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्थर हेनरी हेलम वॉज द फ्रेंड ऑफ लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। नेक्स्ट, with which of following poets do we associate the pictorial quality of poetry? पिक्चोरियल क्वालिटी किस पोइट के काव्य में देखने को मिलता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या वर्ड्सवर्थ हैं? पिक्चोरियल क्वालिटी के लिए जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, क्या वर्ड्सवर्थ हैं या शेली हैं या मिल्टन हैं? देखने को तो सबके काव्य में मिलता ही है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि वर्ड्सवर्थ के काव्य में नहीं मिलता, शेली के काव्य में नहीं मिलता, लेकिन बिल्कुल जो पिक्चोरियल क्वालिटी जो है ना, वो सबसे ज़्यादा अगर कहीं देखने में मिलता है तो जॉन कीट्स के रचनाओं में मिलता है। ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, अगर आप एक बार पढ़ लें तो आपकी समझ में आ जाएगा कितना कितना ज़बरदस्त इन्होंने पिक्चोरियल क्वालिटी वहाँ पर दर्शाया है। Which of the following epithet brings out the most characteristic quality of David Copperfield, pinpointed by the majority of Dickens scholar? तो ऑटोबायोग्राफिकल या ग्रोटेक्स या बैरोक या लेंदी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर है जो डेविड कॉपरफील्ड है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। नेक्स्ट, बाथशेबा एवर्डन इज द हीरोइन ऑफ रिटर्न ऑफ द नेटिव, बाथशेबा, टेस ऑफ द डर्बरविल्स, या फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, या ज्यूड द ऑब्स्क्योर? ज्यूड द ऑब्स्क्योर was the last novel written by थॉमस हार्डी, और टेस ऑफ द डर्बरविल्स को जहाँ तक मैं मानता हूँ ये उनका मास्टरपीस है। लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पर है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जो जहाँ पर हीरोइन ग्रुप में बाथशेबा एवर्डन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज नोटेड फॉर व्हाट कीट्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी? कौन सा राइटर है जो निगेटिव कैपेबिलिटी के लिए, जिसके लिए कीट्स साहब ने निगेटिव कैपेबिलिटी टर्म यूज किया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? क्या वो मिल्टन है? जी नहीं। शेली? बिल्कुल नहीं। टेनिसन? बिल्कुल नहीं। इट वॉज विलियम शेक्सपियर। फॉर हिम जॉन कीट्स यूज द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। Which of the following writer write uninhabitedly about his or her sexual relationship? इसमें से कौन सा राइटर है जिसने अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में बात की है? तो आइए देखते हैं वो कौन है। मुल्कराज आनंद, निज़िम इस्किल, कमला दास, रॉबर्ट फ्रॉस्ट? करेक्ट आंसर है कमला दास। कमला दास वाज नोन फॉर हर कन्फेशनल पोइट्री। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बैलाड वाज पब्लिश्ड इन? विलियम वर्ड्सवर्थ का जो लिरिकल बैलाड है वो कब पब्लिश हुआ? क्या 1789 में, या 1805 में, या 1799 में,
ये 1798 में, यही करेक्ट आंसर है 1798। लिरिकल बैलाड जो वर्क है इसमें 23 पोएम थी, जिसमें से 4 किसकी थी, 4 थी जो है कॉलरिज की, और साथ ही साथ 19 विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, हु asserted himself as a classicist in literature, royalist in politics, Anglo-Catholic in religion? Who was he? Matthew Arnold, T.S. Eliot, Whitman, none of these। करेक्ट आंसर है T.S. Eliot। ये आपका VVI क्वेश्चन है। एडोनिस बाय सेली इज एन एलेजियन। एडोनिस एक एलेजी है, सेली ने इसको लिखा है। 1821 में इसको पब्लिश भी कराया गया। किसके लिए? WW के लिए, या बायरन के लिए, या कॉलरिज के लिए? तीनों के लिए नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इट वॉज रिटन फॉर जॉन कीट्स। हु कॉल्ड सेली अ ब्यूटीफुल but an ineffectual angel beating in the void, his luminous wings in vain? John Ruskin, Matthew Arnold, Tennyson और T.S. Eliot। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैथ्यू अर्नोल्ड। द सोनेट द वर्ड इज टू मच विद अस इज रिटन बाई। तो ये सभी को मालूम है। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, विलियम वर्ड्सवर्थ इसके कंपोजर हैं। नेक्स्ट, द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विद बायरन, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, तो व्हाट माइट बी करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर सभी को मालूम है, बायोग्राफिया लिटरेरिया किसने लिखा? S.T. कॉलरिज ने लिखा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, वेस्टलैंड वाज पब्लिश्ड इन। तो ये अभी मैं बता चुका हूँ, इट वाज पब्लिश्ड इन 1922। द इमेजिनरी काउंटी योकनापटौफा ओकर्स इन द नॉवेल ऑफ। योकनापटौफा ये एक इमेजिनरी सेटिंग है, और ये किसके नॉवेल्स में दिखता है? हार्डी, डिकेंस, फॉकनर, मुल्क राज आनंद। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विलियम फॉकनर। Which of the following poets wrote the poem entitled Dover Beach? डावर बीच किसने लिखा? क्या अर्नोल्ड ने लिखा, या टेनिसन ने लिखा, या वर्ड्सवर्थ ने लिखा, या मिल्टन ने लिखा? इन तीनों ने नहीं लिखा। करेक्ट आंसर मैथ्यू अर्नोल्ड। नेक्स्ट देखते हैं, what played the most important part in the shaping Ernest Hemingway's literary creation like Farewell to Arms? कौन सी चीज़ थी जिसने अर्नेस्ट हेमिंगवे के लिटरेरी क्रिएशन जैसे फेयरवेल टू आर्म है, इनको बहुत अधिक मतलब एक अच्छा आदर्श शेप देने में जिसने मदद किया? तो एक्सपीरियंस ऑफ वार, या हिज फ्रेंड्स एंड रिलेशन, हिज लव अफेयर एंड मैरिज, या हिज पावर ऑफ ओरेटरी? कौन इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सपीरियंस ऑफ वार। युद्ध के दौरान जो इन्होंने संघर्ष किया इटालियन सेना के साथ, और साथ ही साथ उसके दौरान ये जब हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में जो इनकी मुलाकात उस लड़की से होती है, वहाँ से इनको एक नया रूप मिल जाता है अपने नॉवेल को तैयार करने का। द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विथ। रिटर्न टू नेचर का जो संबंध है, क्या नियो क्लासिकल एज से है, या रोमांटिक एज से है,
या रिस्टोरेशन एज से है या किसी से नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका जो संबंध है वो रोमांटिक एज से है। और नेक्स्ट, which figure of speech has been used in the following line? All the perfumes of Arabia cannot sweeten his little hand. तो ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, क्या ये मेटाफर है या ऑक्सीमोरोन है या हाइपरबली है या एपोस्ट्रॉफी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और ये यहाँ पर है अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच व्हेन द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दैट विच एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड अपैरेंटली। जब जो शब्द बोला जाता है वास्तव में वो अर्थ होता नहीं है, अर्थ बिल्कुल उल्टा होता है, तो क्या वो सैटायर कहलाता है या आयरोनी कहलाता है या ऑक्सीमोरोन कहलाता है? तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर है आयरोनी है एक प्रकार से। नेक्स्ट, व्हाट इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड? वो कौन सा अलंकार है जहां पर किसी मरे हुए व्यक्ति को एड्रेस किया जाता है? टू द एब्सेंट, अनुपस्थित व्यक्ति को एड्रेस किया जाता है, या पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट को या विचार को एड्रेस किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या एपिग्राम होगा? जी नहीं, पर्सनिफिकेशन या एपोस्ट्रॉफी। तो करेक्ट आंसर आई थिंक एपोस्ट्रॉफी होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। In an apostrophe, a direct address to the dead, to the absent, or to the personified object or ideas. What is the name of implied simple? Simple नहीं है, simile होना चाहिए फ्रेंड्स। Implied simile तो क्या होता है? वो मेटाफर है। 44 का ए होना चाहिए। नेक्स्ट, the repetition of vowel sound in a sequence नियरली वर्ड्स इज कॉल्ड। अगर वॉवेल साउंड का रिपीटिशन है तो निश्चित तौर पे वो एसोनेंस होता है। और व्हेन द साउंड ऑफ वर्ड रिसेंबल्स द साउंड इट डिनोट्स, व्हेन द साउंड ऑफ द वर्ड रिसेंबल्स द साउंड इट डिनोट्स, तो क्या वो सिनोडकी है या ओनोमेटोपोइया है, तो या प्रोसोपोपिया है या ट्रांसफर्ड एपिथेट है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो करेक्ट आंसर है जब साउंड से हम किसी चीज की पहचान करते हैं, आवाज सुन करके जान लेते हैं, जैसे कि ग्रंट ग्रंट गोज हॉग, तो वो है आपका ओनोमेटोपोइया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये करीब 46 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको ध्यान से समझ लीजिए। और अगर ये क्वेश्चन की जो सीरीज है आपकी समझ में आ रही है और आपको पसंद है, तो आप उत्साहवर्धन है तो लाइक कमेंट जरूर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करने। बहुत बहुत धन्यवाद।